नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं पल्लवी झा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अप्रैल में कब, किसको और कहां रहना होगा चौकन्ना, अप्रैल से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। जी हां, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाला कष्ट आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखकर आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताएंगे कि अप्रैल में 12 राशि वालों को कब और किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को अप्रैल में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है। आइए जानते हैं वो सावधानियां जो अप्रैल में मेष राशि वालों को जरूर बरतनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके राशि में अभी शुक्र गोचर कर रहा है और आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी शनि के साथ व्यय भाव में है। काम देर से पूरे होंगे, आप असंतुष्ट भी रह सकते हैं। ज़्यादा सोचने से बचिएगा, भावनाओं में बहकर बड़े फैसले मत लीजिएगा। अपनी गुप्त योजनाएं किसी से साझा मत करिएगा। 11 अप्रैल के बाद भी काम में देरी होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखिएगा। सीनियर्स या अधिकारियों से बहस करने की कोशिश मत करिएगा। 11 अप्रैल के बाद नौकरी में किसी भी तरह का बदलाव आप टालिएगा। कोई कानूनी कागजात है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। साझेदारी में, हिसाब किताब में पारदर्शिता रखिएगा। किसी के बहकावे में आकर के या लालच में आकर के जल्दबाजी में कोई निवेश करना जोखिम भरा होगा। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम का शिकार होने से बचिएगा। रिश्तों में अहंकार और घमंड न आने पाए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। घर की बात बाहर मत करिए। गुस्से में कठोर शब्द ना बोलिए। तीसरे व्यक्ति को पारिवारिक मामलों में दखल देने से रोकें। पुराने पारिवारिक विवादों को फिर से ना उठाएं। अपने बड़ों का सम्मान करें और उनकी बात सुनें। संपत्ति या पैसों को लेकर के विवाद में ना पड़ें। चोट, थकान और कमजोरी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी आपके व्यय भाव में मीन राशि में शनि के साथ गोचर कर रहा है। महीने के पहले भाग में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा। रात के समय वाहन चलाने से बचिएगा और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहिएगा। कार्य क्षेत्र में सोच समझकर बोलिएगा। आपको क्या करना है? नियमित रूप से शिव मंदिर जाना है। बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। धर्म स्थान में एक महावीरी ध्वज लगाना है और अपने माथे पर नित्य पूरे महीने केसर का तिलक लगाना है। जय मां विंध्यवासिनी। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 अप्रैल को 15 साल पूरे हुए हैं कालचक्र को, और इसी के लिए लगातार हमें दर्शकों का बधाई संदेश मिल रहा है ऑडियो और वीडियो के माध्यम से। और इसी कड़ी में हमारे पास हर्षवर्धन जी का एक ऑडियो मैसेज आया है, आइए उसे सुन लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी, मेरा नाम हर्षवर्धन पांडे है। कालचक्र कार्यक्रम जो है हमारे पूरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। लोग रोज सुबह हम 8:30 बजे के बाद कालचक्र का वेट करते हैं। लगभग 8-10 साल से हम लोग कालचक्र को देख रहे हैं और क्योंकि हमें पंडित सुरेश पांडे जी के ज्योतिष विद्या पर अटूट विश्वास है और उनके बताए गए उपाय हम विधि पूर्वक पालन करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाकी मेरी छोटी सी एडवाइस यही है कि कोई स्टूडेंट अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ से कैसे पता करे कि उसका आगे भविष्य कैसा हो। इस टॉपिक पर अगर वीडियो बनाया जा सके तो पंडित जी आप देखिए। बाकी कालचक्र ऐसे आगे चलता रहे, हम अपना प्यार देते रहेंगे कालचक्र को। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी।
सवाल तो पूछा है पंडित जी, आगे हम इसकी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से हमें बधाई संदेश मिल रहे हैं, अटूट विश्वास है, प्यार है और जो समर्थन कालचक्र को मिलता है, आपकी वजह से ही इतनी सारी आप महत्वपूर्ण बातें कहते हैं, क्या कहेंगे जब ऐसे लोग संदेश भेजते हैं? तो ये मेरी वजह से कुछ नहीं होता है। मैं तो एक कठपुतली हूँ। कठपुतली को नचाने वाली उंगलियाँ पीछे हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। और ये माता विंध्यवासिनी के प्रति लोगों की कृतज्ञता है। करें करावें आप सब, जन ही बढ़ाई दें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, एक उपकरण हूँ। जैसे एसी चलता है, ठंडा करता है, तो उसमें एसी का महात्मा नहीं है, बिजली का महात्मा है। उसी तरह से इस नश्वर शरीर में माँ विंध्यवासिनी की कृपा है, उसको प्यार मिलता है और उसी को लोग सम्मान करते हैं, इस नश्वर शरीर को नहीं। हाँ, इन्होंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर ये है कि एक ही समय में दो भाई पैदा होते हैं और उनके बारे में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है किस भाई का क्या प्रोफेशन होगा, और दोनों के अलग अलग प्रोफेशन होते हैं। तो ऐसा कोई वीडियो नहीं बन सकता है जो सार्वभौम हो और ये बता सके कि किसके लिए कौन सा प्रोफेशन उत्तम होगा। इसके लिए कोई वीडियो नहीं बन सकता है, क्योंकि अगर वीडियो बनेगा तो सार्वभौम बनेगा लग्न और राशियों के आधार पर, और जबकि नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, दशांश कुंडली सबकी अलग अलग होती है। इसलिए ये विषय हमारे समझ से वीडियो बनाने लायक नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही हमारे दर्शक हम पर प्यार और विश्वास बनाए रखें, हम उम्मीद यही करते हैं और आगे भी हम यही चाहेंगे पंडित जी कि इनके विश्वास को इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को अप्रैल में किन बातों का रखना है खास ख्याल? अप्रैल में किस समय नहीं लेना है जरूरी फैसले? साथ ही अप्रैल में किस समय इन्हें कारोबार में धोखा मिल सकता है? आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भैया आपका राशि स्वामी व्यय भाव में शुक्र है, मेष राशि में। अब ऐसी स्थिति में अगर व्यय भाव में आपका राशि स्वामी है तो असमंजस में अगर किसी चीज में आपके मन में डाउट है तो आप गलत फैसला लेने से बचिएगा, और किसी के दबाव या प्रभाव में आकर के आप कोई फैसला मत लीजिएगा। जल्दबाजी में भी ना या हां कहने से बचिएगा। 11 अप्रैल के बाद बड़े जोखिम और बड़े निवेश से बचिएगा। नौकरी भी बदलना इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाइए। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करिए। आपको अवसर दिख रहा है, लेकिन ये मौका जोखिमपूर्ण हो सकता है। बचत करने में थोड़ी मुश्किल होगी। फिजूल खर्ची से बचें। किसी को जल्दी पैसे उधार ना दें। थकान और कमजोरी से बचें। समय पर सोएं। ज़्यादा तनाव आपके लिए ठीक नहीं है। अपने रिश्तों में दूसरों को दखल ना देने दें। कोई आपसे ईर्ष्या कर सकता है या नुकसान भी पहुंचा सकता है। अपनी निजी बातें किसी को ना बताएं। जीवन साथी पर शक करने से बचें। अहंकार का टकराव संभव है, लेकिन बातचीत करना बंद ना करें। घर में किसी भी विवाद में तुरंत अपनी प्रतिक्रिया ना दें। बड़ों की बातों को अनसुना करना नुकसानदायक हो सकता है। संपत्ति के मामले में जल्दबाजी न करें। सोशल मीडिया पर ज़्यादा बातें शेयर करने से बचें। कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ें। टैक्स, प्रॉपर्टी के मामलों और लोन में गलती ना करें। आपके साथ धोखा होने का योग शुरू हो चुका है। अपने गुस्से, अहंकार और झुझलाहट पर नियंत्रण रखें। एक समय में बहुत ज़्यादा काम करने से बचें। किसी के साथ किसी प्रकार का गलत व्यवहार न करें। किसी पर झूठा आरोप न लगाएं। किसी पर शक न करें। हर शुक्रवार को कन्याओं को कुछ दान करें और हो सके तो चांदी का कड़ा या चांदी की चैन धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इस शो में कुछ कॉलर्स को भी अब शामिल कर लेते हैं। दीपा हैं लखनऊ से, आइए उनका रुख करते हैं। दीपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं दीपा बोल रही हूँ लखनऊ से। मेरा एक प्रश्न है अपने पति के बारे में। उनका जन्म 1981 में हुआ है। पंडित जी, वो ना अभी नौकरी कर रहे हैं घर से बाहर रह के, और जो नौकरी है वो भी ज्यादा नहीं अच्छा चल रहा और मजबूरी में कर रहे हैं।
पंडित जी हम लोग जो है अलग अलग रह रहे हैं अभी। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती तो बच्चे के साथ अकेले मुझे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। उनको नया नौकरी कब मिलेगा और उनका जो हम लोग कब साथ में रह पाएंगे? और उनका जन्म 1982 है पंडित जी। देखो बेटा, इस समस्या का तो उपाय है, लेकिन उपाय आपको ही करना है। उपाय है, गारंटी वाला उपाय है, लेकिन उपाय तो आपको ही करना है। अगर आप करोगे तो साथ में रहोगे, अगर आप करोगे तो उनको अच्छी नौकरी मिलेगी, अगर आप करोगे तो समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। लेकिन करना आपको है। करना क्या आपको है वो मैं बताता हूँ। आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे करते रहिए। लेकिन रोज नहाने के बाद जब आप पूजा स्थान में बैठती हैं तो रामचरितमानस की एक पुस्तक अपने पास रख लीजिए, जिसको रामायण भी दूसरे भाषा में कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। उसमें मास पारायण करने की विधि लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है मास पारायण प्रथम विश्राम, द्वितीय विश्राम, तृतीय विश्राम, ऐसे 30 दिनों में पूरी रामायण खत्म करनी होती है। और आप उसको शुरू करके वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी, यहाँ से शुरू करके पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, ऐसे 30 दिन में 30 विश्राम, ये पूरे साल आप कर डालिए। एक साल में 12 बार आपका रामायण पूरा होगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका पति आपके पास होगा, अच्छी नौकरी भी उनके हाथ में होगी और आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हारी सेहत खराब चल रही है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1 महीने के बाद ही तुम बिल्कुल अपने आप को ठीक महसूस करने लगोगी। बस राम दरबार की पूजा करना है। राम दरबार में राम जी के माथे पर, सीता जी के माथे पर, लक्ष्मण जी के माथे पर, हनुमान जी के माथे पर चंदन तिलक लगाना है, धूप दीप जलाना है और उनके लिए कुछ प्रसाद, काजू, किशमिश, मिश्री का भोग लगाना है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था रखनी है और कपूर से आरती करनी है। ये उपाय आप कर दीजिए। 1 साल का मुझे समय दीजिए। अगर 1 साल में आपकी सारी मनोकामना पूरी न हो जाए फिर फोन करके बताइएगा, क्योंकि कलयुग में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रभावशाली कोई उपाय मुझे दिख नहीं रहा है जो आपके जीवन को बदल सके। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, कॉलर के बाद अब हमारे साथ मतलब हमारे पास जो है इस वक्त वो ऑडियो मैसेज है और नियमित दर्शक हैं वो हमारी, नाम है खुशी अग्निहोत्री, उन्होंने भेजा। आइए सुन लेते हैं क्या कुछ है। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम खुशी अग्निहोत्री है। मैं केशकाल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ पंडित जी, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 15 वर्ष पूर्ण होने के लिए, आपको और न्यूज़ 24 को। हमें बहुत अच्छा लगता है, हम हर दिन आपका कार्यक्रम देखते हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है, नई नई जानकारी मिली और हमने अपने जीवन में उन जानकारियों को ग्रहण भी किया है और साथ में उसको किया भी है। बहुत अच्छा लगता है पंडित जी, आप इस तरह आगे भी हमारी मार्गदर्शन करते रहिएगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं पंडित जी 15 वर्ष पूर्ण होने के लिए कालचक्र कार्यक्रम को। प्रणाम पंडित जी। तो पंडित जी, आपने सुना किस तरीके से हमें प्यार दुलार मिल रहा है और खासकर आपको कि किस तरीके से आप में लोगों का विश्वास है। क्या कहेंगे जब ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं? तो सब भगवती की कृपा है बेटा, सब जगत जननी जगदम्बा की कृपा है और सब उन्हीं का दुलार है। एक गीता में श्लोक है, गुणान गुण वर्तन्ते, गुणों में ही गुण बरतता है। समझ रहे हो जी? जो मैं हूं वही खुशी है, जो खुशी है वही मैं हूं। हम दोनों के अंदर वही एक ईश्वर का प्रकाश है और वो प्रकाश हमारे अंदर से निकल जाए तो मैं भी जला दिया जाऊंगा, उसके शरीर से निकल जाए तो वो भी जला दी जाएगी। वही एक ही ईश्वर तत्व दोनों में है, बस उसका स्त्री पोशाक है, मेरा पुरुष पोशाक है। यहाँ कोई किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो अपनी प्रशंसा कर रही है, वो अपनी प्रशंसा सुन रही है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है हमारे और उसमें। हमको इस कुर्सी पर बैठाया है उन्होंने कि आप बोलो, उसको टीवी के आगे बैठाया है तुम सुनो। ये व्यवस्था उन्हीं की है, मंच उन्हीं का है, जैसा जिसको रोल दिया है वैसा वो कर रहा है। जय मां विंध्यवासिनी जी। बहुत अच्छी बात कही पंडित जी आपने। तो मिथुन राशि पर चर्चा करें उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं पंडित जी। बिहार से जयप्रकाश जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनका रुख करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी, सवाल करिए। जी हाँ बोलिए पंडित जी। हाँ सदा सुखी रहे। मेरी एक भतीजी है जिसका नाम निकिता यादव है।
जी। उसका जन्म तिथि 8 जनवरी 1999 है जी। इसके विवाह के लिए हमने बहुत सारा प्रयत्न कर रहा हूँ, किंतु कहीं ठीक नहीं हो पा रहा है। उसका विवाह कब होगा, कैसा वर होगा, किधर हम जाएं? देखिए ऐसा है, भतीजी बहुत होती हैं, बड़े भाई की बेटी भी भतीजी होती है, छोटे भाई की भी बेटी भतीजी होती है। तो आपके किस भाई की बेटी है, अगर ये नहीं बताएंगे तो उत्तर सही नहीं होगा। मेरे बड़े भैया की बेटी है। हाँ ठीक है। अब जयप्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ बृहस्पति आपके भतीजी भाव का स्वामी है और उससे सप्तम भाव का स्वामी बुध है। बुध और बृहस्पति की स्थिति, आप बिल्कुल चिंता न करें। 25 जून के बाद और नवंबर दिसंबर तक इसके विवाह का सौभाग्य योग बन जाएगा। बस इससे कहिए गुड़िया से कि ये बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले और एक कागज पर या पत्ते पर चने की भीगी हुई दाल और गुड़ रख करके भोग लगाए और एक दिया जलाए, और बाद में जब उठने लगे तो वो चने की दाल और गुड़ उठा करके किसी गाय को खिलाए। ये उपाय आप इससे 16 बृहस्पतिवार करा दीजिए। इसको निश्चित रूप से चिरंजीवी, दीर्घायु, यशस्वी वर मिलेगा और अच्छा परिवार मिलेगा और आपकी चिंता भी समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। अप्रैल में मिथुन राशि वालों को किस समय और किन लोगों से दूर रहना है, कब आपका विवाद हो सकता है और अप्रैल में कब आपको पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जानते हैं। यद्यपि मिथुन राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन मिथुन राशि का स्वामी इस समय राहु के साथ भाग्य स्थान में है और मिथुन राशि के धन भाव का स्वामी जो चंद्रमा है वो इस समय नीच राशि में है। तो आज के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और पूरे अप्रैल के लिए कहना चाहता हूं कि 11 अप्रैल तक फैसला लेने में, किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए और कारोबार में कोई बड़ा रिस्क भी आपको नहीं लेना चाहिए, कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए। कारोबार विस्तार करने या नया काम शुरू करने से भी आपको बचना चाहिए और अगर आप नौकरी करते हैं तो अधिकारियों से प्रशंसा न मिले तो निराश न हो। अति आत्मविश्वास में खर्च बढ़ सकता है। दिखावा और सुख सुविधाएं भी खर्च बढ़ा सकती हैं। पैसा आए तो उसे बिना सोचे समझे निवेश ना करें। अपने डाइजेशन, अपने पाचन को सुधारने का प्रयास करें। भारी खाना और जंक फूड बिल्कुल ना प्रयोग करें। चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है। गाड़ी बहुत सावधानी से चलाइए। रिश्तों में छोटी छोटी नोक झोंक हो सकती है। ऑफिस का तनाव घर लाना वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। जरूरी पारिवारिक मामलों को नज़रअंदाज ना करें। घरेलू चीज़ें खराब हो रही हैं तो उनकी मरम्मत कराएं। अपनी सफलता का दिखावा न करें। लोगों से अनावश्यक बहस करने से बचें। डील या कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय कागज़ ध्यान से पढ़ें। समय पर अपने सभी भुगतान करें। बिना सोचे समझे बोलने की आदत सुधारें। अपने शरीर और दिमाग से ज़रूरत से ज़्यादा काम न लें। उपाय आपके लिए ये है कि तामसी भोजन, मांसाहार, मदिरा सेवन, इन सब चीज़ों से दूरी बनाइए और किसी धर्म स्थान में जाकर के साफ सफाई में मदद करिए। किसी भूखे व्यक्ति को, ज़रूरतमंद को भोजन कराइए और हो सके तो बुधवार के दिन गाय को किसी गौशाला में जाकर के हरे चारे का प्रबंध करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश हैं राजस्थान से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी पंडित जी नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मुकेश बोल रहा हूँ राजस्थान से, डीग से जी। एक तो मेरा पहला प्रश्न है, मेरी सर्विस में थोड़ा सा व्यवधान चल रहा है गुरुजी। उस सर्विस कब तक सही होगी और जन्म तारीख का मुझे पता नहीं है गुरुजी। और दूसरा है, मेरी बच्ची है विशाखा फौजदार, उसका जन्म है 27 जून 2003 9:10 का है गुरुजी। वो जॉब की तैयारी कर रही है, किस क्षेत्र में जाना उचित रहेगा ये प्लीज बताएं गुरुजी। देखिए, आप ये नहीं बताए कि आप कितने साल के हैं। भले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप ये तो बता सकते हैं कि अनुमानतः कितने साल के हैं। 48 के आसपास गुरुजी। हाँ, तो चलिए मुकेश जी, मैं आपको बताता हूँ कि आप चिंता मत करिए। अगले महीने से ही जो है
आपके नौकरी में स्थायित्व की संभावना बढ़ रही है। अगले महीने में मतलब 15 मई के बाद से आपके जीवन में नौकरी से संबंधित जो असुविधा है उसमें काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया है मुकेश जी अपने बेटी के लिए कि वो क्या करे, तो देखिए बृहस्पति जो है उसके आजीविका भाव का स्वामी है और वो अपने भाव को देख रहा है। अगर ये सही प्रोफेशन सेलेक्ट करना चाहती है तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम इसे करना चाहिए, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहिए, उसमें इसको सफलता मिलेगी और अच्छी सफलता मिलेगी। शिक्षा से जुड़े हुए कार्य के क्षेत्र में अगर ये अपना कार्य क्षेत्र बनाना चाहे तो उसमें इसे सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी भी हो सकती है, प्राइवेट नौकरी भी हो सकती है, लेकिन इसको चाहिए कि रोज गणेश चालीसा का पाठ किया करे। अगर ये गणेश चालीसा का पाठ करेगी तो इसकी प्रत्युत्पन्न मति और इसकी याददाश्त तेज होगी और ये अपने करियर में सफल हो पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि हमें जो बधाई संदेश मिल रहे हैं ऐसे वीडियो ऑडियो को हम फिर से शामिल करें। और करनाल के दंपति हैं कमल और कविता जिन्होंने वीडियो मैसेज भेजा है, आइए सुन लेते हैं। पंडित जी सादर प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मैं कमल तिवारी और हमारी श्रीमती जी कविता तिवारी, हम करनाल से आपका काल चक्र का प्रोग्राम निरंतर 15 सालों से देखते आए हैं और हमें बड़ी खुशी है कि इतने सालों से हम ये प्रोग्राम देखते आए हैं और ये ही कामना करते हैं कि आगे भी देखते रहें। पंडित जी हम दोनों आपका बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि जो आप हमें कई परेशानियों से दूर कर देते हैं और जो आप उपाय बताते हैं उनका निरंतर पालन करते हैं और हमें पूर्ण रूप से उससे लाभ होता है। बस पंडित जी आप इस तरह अपना कृपा हम पे पूरी हमेशा रखिएगा ताकि हम भी अपना कोई भी परेशानी में आपके उपायों से करके उस परेशानी को दूर कर सके। और बस यही कहते हुए मैं और मेरी श्रीमती कविता आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी आपका सहज अंदाज, स्वभाव और सबसे बड़ी बात कि आप जो कहते हैं उसमें विश्वास लोगों का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि एक दूसरे से वो जोड़ता है और वो जुड़ाव दिख रहा है। देखो पल्लवी ऐसा है बेटा कि अगर आप ये महसूस करें कि मैं भगवान के कैमरे में हूँ और भगवान का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है और ये सोच करके अगर आप कोई बात बोलें या ये सोच करके आप कोई कार्य करें कि आप हर समय भगवान के निगरानी में हैं, तो संभावना है कि आपसे कोई गलत काम नहीं होगा और संभावना ये है कि जो भी आप काम करेंगे वो भगवत कार्य हो जाएगा और भगवत कार्य होने के कारण उसका प्रभाव सकारात्मक ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये बात तो ठीक कही, लेकिन ये बड़प्पन भी है आपका, जो लोगों का प्यार ऐसे मिल रहा है आपको, आप इतनी सहजता से सारी बात कह रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों को अप्रैल में किस समय विरोधियों, गुप्त शत्रुओं और लापरवाही से बचना है और अप्रैल में कब पैसा लगाने से बचना है, आइए जानते हैं। हाँ भाई, तो एक बात कहूं, आज आपका राशि स्वामी चंद्रमा नीच राशि में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और आपके भाग्य स्थान में मंगल, शनि और सूर्य की स्थिति है। गलत डिसीजन लेने का खतरा बना हुआ है। ज्यादा सोचने और नकारात्मक विचारों से बचिए। किसी के बहकावे में आकर के कोई बड़ा निवेश मत करिए, कोई बड़ा फैसला न लीजिए। इमोशन, भावुकता, ये भी आपके लिए हानिकारक है। अपनी सूझबूझ से फैसला लीजिए। इस महीने कोई भी नया एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने से बचिए। सेहत और पारिवारिक कारणों से अचानक खर्चे आ सकते हैं, ऐसे में बजट बना करके चलिए। महीने के पहले भाग में 15 तारीख तक निवेश न करें। डाइजेशन, पाचन आपका कमजोर है तो खान पान का ध्यान रखिए।
दुर्घटना का योग है। गाड़ी सावधानी से चलाएं। किसी भी तरह की जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अपना क्रोध नियंत्रण में रखें। जब क्रोध आए तो सीताराम 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 चिल्लाइए। किसी गलत बात पर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। 22 अप्रैल तक वैवाहिक जीवन में भी तनाव की स्थिति दिखाई देगी। अहंकार और दूसरों को दोष देने से बचिए। अपने जीवन साथी का साथ दीजिए, उनकी आलोचना न करिए। पिता के साथ अपने संबंध मत बिगाड़िए। घर के बिगड़ते हालातों या रिश्तों की अनदेखी ना करिए। आपके घर के कुछ राज या छिपी हुई बातें बाहर आ सकती हैं। विरोधियों से सावधान रहिए, आपको नुकसान पहुंच सकता है। हर डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़िए। काम पूरे होने में देरी हो सकती है। जितना संभाल सकें उतनी जिम्मेदारी लें। आज आपको उपाय करना है कि मिठाई और फल किसी मंदिर में दान करना है। गणेश अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना है। किसी को दवाई में कुछ मदद करना है। जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद करना है। ये सब कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजमेर सिंह हैं, ऊना हिमाचल प्रदेश से। आइए उनको सुन लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजमेर सिंह जी, बताइए क्या सवाल है आपका। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं अजमेर सिंह ऊना हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे बेटे के बारे में प्रश्न है। वरिंदर सिंह, उसकी डेट ऑफ 10/11/2008 है जी जी। और रात्रि 12:40 बजे। इसका देखना कि इसका कैरियर कैसा है, इसका +2 हो जाए, इसको क्या करवाया जाए। और एक मेरी बेटी है अंकिता, उसका 2.5 साल हो गया विवाह को, तो उसका संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। बेटे के बारे में तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने बेटे को आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाइए 12वीं के बाद। अगर आप चाहते हैं कि धनवान रहे, संपन्न रहे, तो इसको आर्किटेक्ट की पढ़ाई कराइए। आर्किटेक्ट की पढ़ाई अगर आप करवाएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत ही सफल होगा। और जहाँ तक बेटी के संतान भाव का प्रश्न है, तो अभी तो मुझे संतान प्राप्ति में विलंब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये विलंब ज़्यादा नहीं है। 25 जून के बाद कभी भी आपको पॉजिटिव संदेश मिल सकता है। बेटी से कहिए कि वो अगर मंदिर नहीं जा सकती तो घर में ही एक पारे का शिवलिंग रख ले और शिवलिंग पर जल दूध से रोज अभिषेक करके भस्म विभूति डालकर, सफ़ेद फूल चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर, धूप दीप से नित्य शिवलिंग की पूजा करे और नमः शिवाय मंत्र का 10 माला रोज जप करे। इसे देखो क्या फायदा होगा। संतान तो सबको होते हैं, संतान तो सबको होते हैं, यहाँ तक कि संतान काकरोच और चींटी के भी हो जाते हैं। लेकिन संतान दिव्य हो, चिरंजीव हो, दीर्घायु हो, निरोग हो और समाज के हित में हो, ऐसा संतान पाने के लिए अगर हम कुछ तपस्या करके संतान बुलाएं तो दिव्य आत्मा प्रवेश करती है गर्भ में। और ऐसे बिना किसी आवाहन के तो कोई मरी चेरी आत्मा आकर के गर्भ में आ जाती है और फिर वो पैदा होने के बाद कभी बीमारी के रूप में, कभी नालायकी के रूप में, कभी किसी रूप में माता पिता को कष्ट देती है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि लड़कों को चाहिए कि वो विवाह से पहले ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लें लड़के। और लड़कियां विवाह के पहले बिना कहे ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, लड़कियां भी इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लें। लड़के अगर जप करेंगे तो उन्हें लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी मिलेगी, लड़कियां जप करेंगी तो उन्हें विष्णु स्वरूप पति मिलेगा। और यदि संतान के पहले आप थोड़ी सी साधना कर लेते हैं तो कपिल भगवान की तरह दिव्य आत्मा आपके गर्भ से आकर के प्रकट होगा। और नहीं तो ऐसे तो कोई आत्मा आ जाएगी, कोई आत्मा आ जाएगी। और कोई आत्मा आएगी तो जन्म के समय ही प्रारब्ध निश्चित होता है और उस प्रारब्ध के अनुसार फिर दुख सुख के भंवर जाल में आप फंस जाएंगे। और यदि साधना करके भले ही देर हो जाए, अब देखो ना, राजा दशरथ को चौथे पन में संतान सुख हुआ,
लेकिन आज भी राजा दशरथ का नाम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का नाम कौन नहीं जानता है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। चौथे पन में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। आपको भी अगर साल 2 साल 3 साल का समय लग रहा है, संतान नहीं हो रही है, चिंता मत करिए। उस समय को चिंतन में भगवान के बिताइए, और जब भगवान का चिंतन होगा, पति पत्नी दोनों भगवान का चिंतन करेंगे, तो उससे जो आत्मा प्रकट होगी ना, वो दिव्य आत्मा होगी, और वो आपके जन्म को सुधार देगी, वो आपके जीवन को सफल कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सभी दर्शक, लड़के लड़कियां विवाह के पूर्व और संतान प्राप्ति करने के लिए संतान के पूर्व देवी देवताओं का आश्रय जरूर लें। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि देवी देवताओं का चिंतन लेने से हमारा विचार शुद्ध होता है। जब हमारा विचार शुद्ध होता है तो हमारा हृदय पवित्र होता है, और जब हृदय पवित्र होता है तो उससे जो भी संतान हमारे द्वारा उत्पन्न होती है वो दिव्य और तेजस्वी होती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, जल्दी से अब हम एक और ऑडियो संदेश ले लेते हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले निशांत जी ने भेजा है। निशांत जी का ऑडियो सुन लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरा नाम निशांत है। मैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बात कर रहा हूं। पहले तो आदरणीय पंडित सुरेश पांडे जी को और कालचक्र की समस्त टीम को 15वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई। आपके ज्ञान और ज्योतिषी मार्गदर्शन ने लाखों लोगों के जीवन में नई रोशनी फैलाई है। आपकी मेहनत और मार्गदर्शन हमेशा प्रशंसनीय है। मेरा विचार पंडित जी यही है कि मैं 6 मास से आपको कॉल कर रहा हूं, परंतु मेरी कॉल अभी तक आप पर नहीं पहुंच पाई है। मैं आपसे यही विनती करता हूं कि सप्ताह में या माह में कालचक्र का एक एपिसोड सिर्फ कॉलर्स के लिए हो, ताकि वे आप अपनी समस्याओं का समाधान ज़्यादा मात्रा में कर सकें। धन्यवाद पंडित जी। जिस तरीके से पंडित जी इन्होंने कहा, वैसे तो हम आपको बता दें कि हम कॉलर स्पेशल कालचक्र चलाते हैं। आप प्रयास करिए, ज़रूर पंडित जी से आपकी बात होगी और आपके जो भी प्रश्न हैं उसका उत्तर भी मिलेगा। लेकिन पंडित जी, जिस तरीके से मैसेजेस मिल रहे हैं, मतलब आज अभिभूत होंगे आप, क्योंकि इतना प्यार, इतना दुलार मिल रहा है। एक बार बताऊं पल्लवी जी। सम्मानम कलयाति घोर गर्लम नीचापमानम सुधा। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सम्मानम कलयाति घोर गर्लम। सम्मान कलयुग में जी बहुत बड़ा जहर है। क्यों? इसकी कोख से अहंकार जन्म ले लेता है। तो ये जो कह रहे हैं इनका भाव है जी। इसको माता सुने, मुझे नहीं सुनना है। कलयाति घोर गर्लम, ये इतना बड़ा जहर पीने की क्षमता हमें नहीं है, क्योंकि इसके बाद अहंकार पैदा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। समझ रही हो ना? बिल्कुल। नीचा मानम सुधा। अगर अपमान हो तो उसे अमृत समझ लेना चाहिए, लेकिन अगर सम्मान ज्यादा हो रहा है तो उसको सुन करके कानों के माध्यम से अहंकार जन्म ले लेता है, और जब अहंकार जन्म ले लेता है तो आदमी भगवान से तत्क्षण विमुख हो जाता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते, क्योंकि अहंकार से युक्त मनुष्य जो है वो ये सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मेरे द्वारा किया जाएगा, मैंने किया है, मेरी उपलब्धि है। जिस दिन ऐसा मनुष्य मान लेता है उस दिन श्रीहरि अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। चल बेटा, जब तू अपने से कर ले रहा है तो कर ले। और यहाँ तो ये है कि भगवान, हम जैसे भी अधम नीच पापी हैं, आपके हैं, और बिना आपके सहारे के हम एक कदम नहीं चल सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरा हाथ थाम लो, और जैसे भी हम हैं, नीच दुष्ट अधम, हमें इसी तरह से आप स्वीकार कर लो। यहाँ तो ये भाव है, यही सहजता है जो दर्शक आपके कायल हैं। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अहंकार ऐसे ही उत्पन्न होता है, लेकिन आपका स्वभाव है कि वो अहंकार जो है वो दूर दूर तक नहीं दिखता है, और इसीलिए हमें लगातार इस तरीके के मैसेजेस मिल रहे हैं। चलिए, सिंह से लेकर मीन राशि वालों को अप्रैल में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे ये पूरा महीना इनके लिए लकी साबित हो, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। 12 राशि वालों को अप्रैल में किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही अप्रैल में कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान का योग बन रहा है, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वाले अप्रैल में किस समय मुश्किल में फंस सकते हैं, किस समय इन्हें सेहत पर ज्यादा ध्यान देना है, और अप्रैल में कब बड़ा मौका
इनके हाथ से जा सकता है। आइए जानते हैं। आपकी सिंह राशि है तो आपके राशि में केतु की स्थिति है, आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और इस समय आपके सप्तम भाव में राहु है। आपके मृत्यु स्थान में मंगल शनि गोचर कर रहा है, सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 15 तारीख के बाद अपना गोचर बदल लेंगे। आपके भाग्य स्थान में शुक्र की स्थिति है, आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि काम में किसी भी तरह का बड़ा रिस्क न लें और नौकरी में नई जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन पेशेंस रखें। बचत करना मुश्किल होगा, इसलिए सेहत के नजरिए से महीना कमजोर है। हाँ, मंगल की जो स्थिति है मृत्यु भाव में, ये आपको दुर्घटना, चोट चपेट की संभावना दे रही है, इसलिए सोच समझकर चलें। सीढ़ियों पर ठीक से उतरें चढ़ें, बाथरूम में संभल कर चलें, यात्रा में संभल कर चलें, मर्यादा में रह करके अपने दिल की बात कहें, रिश्ते को आगे बढ़ाएं। रिश्तों को सम्मान देना होगा, वरना आपका अपमान भी हो सकता है। रिश्ते की बात चल रही है तो अभी किसी को भी इसके बारे में ना बताएं। वैवाहिक जीवन में अहंकार को जगह ना दें। ऐसे में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास तो बिल्कुल ना करें। व्यर्थ के पारिवारिक मुद्दों से खुद को दूर रखें। आक्रोश में अपना पक्ष रखने की कोशिश ना करें। कोई महत्वपूर्ण सामान टूट सकता है, सतर्क रहें। चीजों के साथ रख रखाव में सावधानी बरतें। आपको नियमित भगवान सूर्य को 3 बार में जल देना है और बोलना है ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, और 24 बार गायत्री मंत्र भी बोलना है। किसी जरूरतमंद कन्या के विवाह में कुछ आर्थिक मदद करें और किसी सार्वजनिक स्थान पर पेड़ पौधे लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, एक और वीडियो मैसेज को हम इसमें शामिल कर लेते हैं अपने शो में, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएं। हरियाणा की रहने वाली वेब जो है भव्या, उन्होंने हमें वीडियो मैसेज भेजा है। आइए उनका सुन लेते हैं, क्या है मैसेज। प्रणाम पंडित जी, जय माँ विंध्यवासिनी। मैं भव्या कमल हरियाणा से आपको और आपकी टीम को आपके प्रोग्राम के 15 साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं आज 19 वर्ष की हूँ और मैं बचपन से, जब मैं 5-6 वर्ष की थी, तब से आपका प्रोग्राम देखती हुई आ रही हूँ। मेरे पेरेंट्स का, मेरे दादाजी मेरी दादी जी का शुरू से एक रूटीन है कि सुबह उठते ही हम लोग कालचक्र ज़रूर देखते हैं और हमारी जो डेली की दिनचर्या है, जब भी कोई त्यौहार आते हैं, आप कोई भी उपाय बताते हैं, हम उनको उन्हीं के अनुसार फॉलो करते हैं, जिस चीज़ से हमारी लाइफ में एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा आई है और हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। मेरे पेरेंट्स ने भी आपको मुझे हमेशा से दिखाया है, तो मैं बहुत अच्छा मानती हूँ आपके इस प्रोग्राम का होना। एंड मैं चाहती हूँ आगे भी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे एपिसोड्स बनाते रहें, ताकि हम लोग डेली देखते रहें। पंडित जी, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना और आपकी टीम को और आपको मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एक बहुत प्यारा सा कॉन्ग्रेचुलेशंस और बहुत प्यारा सा एक धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया। प्रणाम, जय मां विंध्यवासिनी। 5 साल से देख रही है पंडित जी, लेकिन 5 साल की उम्र। हाँ, 5 साल की उम्र से, वही मैंने कहा। लेकिन आज के समय में जब धर्म को लेकर, आस्था को लेकर बहुत ज़्यादा लगाव देखने को नहीं मिलता है युवाओं में, इस बच्ची को सुनकर, जो कि मात्र 19 साल की है, वो इस तरीके की जब बातें कह रही हैं जो महिलाएं, बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन जब ये कहते हैं तो कैसा लगता है सुन के? देखो भाई, एक बात तो आप जान लो, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार, संत हंसपन गुण गहय परिहरि ब्याज बिगार। ब्रह्मा ने जब इस सृष्टि की रचना की है बेटा, तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की सृष्टि की रचना की है, ना केवल अच्छाई की, ना केवल बुराई की। तो ये ब्रह्मा की सृष्टि के अच्छे लोग हैं बेटा। जो अच्छे लोग हैं वो बचपन से ही अच्छे रहते हैं। नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज, स्वभाव बदलता नहीं है। और जिनके माता पिता धर्म के पथ पर आरूढ़ हैं, उनके बच्चों में धार्मिक संस्कार जगना ही जगना है। बिल्कुल, जैसा इन्वायरमेंट होगा वैसा बच्चा बनेगा।
मैं नहीं कहता हूं कि पूरा भारत कालचक्र देखता है, मैं नहीं कहता कि पूरा भारत बदल रहा है, लेकिन हाँ, कुछ लोग बदल भी रहे हैं। कुछ लोग इसको देख करके पूजा पाठ और सनातन धर्म की मर्यादाओं को जान भी रहे हैं। कुछ नई चीज़ें जो उन्हें घर के बुजुर्ग बताते, वो शायद मैं बता देता हूँ। जो उन्हें बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद पता चलता, वो शायद मैं अध्ययन करके उनको सरल भाषा में परोस देता हूँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि 4 अप्रैल को तो एक छोटी सी बच्ची ने चंडीगढ़ से वीडियो भेजा था। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था उसने कि जो अच्छे अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मणों को पता नहीं होगा। वो कह रही थी, पंडित जी, तर्पण, मार्जन, हवन, ब्राह्मण भोजन, ये सब हमने आपसे सीखा है। पिंडदान कैसे किया जाता है, हम लोगों ने आपसे सीखा है। अब सोचो, ज्यादा से ज्यादा 8 साल की बच्ची रही होगी और वो ऐसे बात बोल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालू कपि निश्चर नहीं। जब लंका में युद्ध समाप्त हो गया तो देवराज इंद्र से प्रभु श्री राम ने कहा कि अमृत की वर्षा करो। जब अमृत की वर्षा हुई तो जितने बानर भालू मरे हुए थे युद्ध में, सब जीवित हो गए, लेकिन एक भी राक्षस नहीं जीवित हुआ। तो सुधा माने अमृत का तो काम है कि चाहे वो बानर पिए चाहे राक्षस पिए, दोनों को जिंदा होना चाहिए। तो राक्षस जीवित क्यों नहीं हुए? तो राक्षसों के न जीवित होने का जो कारण था पल्लवी, वो ये था कि राक्षस मुंह नीचे करके गिरे थे और उनके सर पे अमृत की वर्षा हुई, और बंदर वीरता में लड़ते हुए सीने पर चोट खा के ऐसे चित्त गिरे थे, उनके मुंह में अमृत की वर्षा हुई। तो अमृत मुंह में जाएगा तब ना काम करेगा, सर पे गिरेगा थोड़ी काम करेगा। तो इसलिए बानर भालू जीवित हो गए और राक्षस नहीं जीवित हुए। इसी तरह से धर्म, सत्संग, बड़े बड़े महात्मा इस समय हैं बेटा। आप ये ठीक कह रहे हो कि धर्म के प्रति लोगों का रुझान कम है, लेकिन आप देखो ना, वृंदावन में परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके दर्शन के लिए रात 12 बजे 2 लाख जनता सड़कों पर खड़ी रहती है। तो धर्म तो है। नकली नोट तभी छपेगी जब असली होगा। तो ऐसा नहीं है धर्म नहीं है, धर्म है, लेकिन हाँ, उसके आड़ में नकली भी छप रहा है जी, ये अलग बात है। और इसी सकारात्मक सोच के साथ धर्म को आगे भी बढ़ाना है। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को अप्रैल में किस समय पैसों से जुड़ा कार्य नहीं करना है, किस समय विवाद हो सकता है, अप्रैल में किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। आपकी कन्या राशि है तो श्रीमान आपके 7वें भाव में मंगल शनि सूर्य की स्थिति है। इसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। इससे आप असमंजस में हो सकते हैं और गलत फैसले ले सकते हैं। किसी चीज को आप गलत न समझिए और दूसरों की बातों में आकर के कोई डिसीजन मत लीजिए। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से भी बचना चाहिए। वैसे ही 11 अप्रैल के बाद साझेदारी में रिस्क होगा। अपनी योजना बदलना नुकसानदायक हो सकता है। अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। पैसा आएगा तो, लेकिन गलत जगह निवेश करने से आपको बचना चाहिए। और लालच में आकर के पैसा दुगना करने के चक्कर में तो कहीं पैसा मत लगाइए। छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, दुर्घटना से बचिए। गाड़ी तेज गति से बिल्कुल मत चलाइए। रिश्ते नाजुक हैं, रिश्तों के कारण बदनामी हो सकती है। आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। महीने का पहला भाग विवाद, अहंकार और गलतफहमी में जा सकता है। अपने जीवन साथी के मूड और सेहत का ध्यान रखें। कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। षड्यंत्र, ईर्ष्या और विरोधियों से बचें। सोचें और फिर बोलें। एक साथ बहुत सारे काम न करें। उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं। रविवार को छोड़कर नित्य तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। रविवार को नमक का सेवन कम करें। गणेश चालीसा का पाठ करें और किसी वृद्धाश्रम में या अनाथालय में कुछ अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को अप्रैल में कब नहीं लेना है बड़ा फैसला, और साथ ही अप्रैल में कब गुस्से, लालच और विवादों से भी बचना है, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन आपके रोग शत्रु स्थान में मंगल शनि सूर्य की स्थिति उचित नहीं है, तो दूसरों की सलाह पर आंख बंद करके भरोसा न करें। यदि आप नौकरी करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस से भी आप बचें, ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आप बचें। कारोबारी हैं तो किसी तरह का जोखिम न उठाएं, साझेदारी में पारदर्शिता रखें, पुराने काम का ध्यान देने की कोशिश करें, कर्ज बहुत सोच समझ कर लें, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, तनाव बढ़ सकता है, चोट लग सकती है, इसलिए गाड़ी का और अपना दोनों ध्यान आपको रखना चाहिए। किसी चीज को लेकर माइंड में गलतफहमी हो सकती है, अपने जीवन साथी पर शक बिल्कुल न करें, बहस और अहंकार से रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। परिवार के मुद्दों में धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। घर के काम में देरी या रुकावट आने की संभावना है, कोई आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत ज्यादा किसी से अपनी बातें साझा न करें। लोन एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ें, सोच समझकर पैसों से जुड़ा कोई कमिटमेंट करें, आवेश में आकर किसी को जवाब न दें। तो आपको क्या करना है उपाय? अपनी प्राथमिकता समझें कि क्या आपके लिए जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, और हो सके तो कुपोषित गायों को चारा खिलाने की कोशिश करें, चावल का दान करें, ललिता सहस्रनामावली का पाठ करें, घर में साफ सफाई रखें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को अप्रैल में किस समय यात्रा करने से बचना है, कब संभल कर बात करनी है, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके केंद्र में एक तरफ राहु, एक तरफ केतु, चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु, और आपके मृत्यु भाव में बृहस्पति। तो ये ग्रह गोचर इस बात का संकेत करता है कि काम में रुकावट भी हो सकती है और देरी भी हो सकती है, और काम का दबाव भी आपके ऊपर पड़ सकता है। अधिकारियों से किसी तरह का विवाद न करें, गलतफहमी भी ना होने दें, कारोबार में कोई बड़ा प्रयोग या निवेश टाल दें, अपने काम में सुधार करने का निरंतर प्रयास करें, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है। 11 अप्रैल के बाद निवेश सोच समझ कर करें, जोखिम पूर्ण योजनाओं से दूरी बनाएं, लोन लेने से पहले अपनी क्षमता का आकलन करें, पूरे महीने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, तनाव और थकान परेशान करेगा, काम का बोझ बढ़ेगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखिए, चोट लग सकती है, रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा न करें, शक और अहंकार भी न करें, पुरानी बातों को बार बार न दोहराएं, जीवन साथी के साथ आरोप प्रत्यारोप से बचें, गुस्से में लिया गया फैसला रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, घर में सुख शांति रहे इसके लिए जिद छोड़ें, कड़वे शब्द ना बोलें, गलतफहमी है तो उसे तुरंत दूर करें, घर की महत्वपूर्ण काम या संपत्ति का फैसला सोच समझ कर लें, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, नीम का एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करें, मंदिर में मिश्री और मखाने का भोग लगाएं, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों को अप्रैल में कब विरोधियों, शत्रुओं और लापरवाही से बचना है, कब पैसा लगाने से बचना है और कब संभल कर चलना है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि अब आपके राशि स्वामी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन आपके आजीविका भाव का स्वामी बुध अपने भाव से सदाष्टक योग बना रहा है। इसमें नौकरी पेशा लोगों को चाहिए कि किसी तरह का रिस्क न लें, नौकरी बहुत सोच समझ कर बदलें या फिर छोड़ें, किसी के झूठे वादे या झांसे में आने से बचें। आपसे काम में लापरवाही हो सकती है श्रीमान। महिला सहकर्मियों से ठीक से बात करें, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रण में रखें, जोखिम भरे निवेश भी ना करें, किसी को पैसे उधार देने से भी बचना होगा। सेहत का ध्यान रखें, तनाव से बचें, ज़्यादा भाग दौड़ और थकान से बचें, किसी अजनबी से मिलते समय सतर्क रहें, यात्रा करते समय अपना ध्यान रखें, चोट लगने या दुर्घटना होने का योग है। रिश्तों में कड़वाहट बढ़ने से मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जरूरत से ज़्यादा किसी के आगे झुकने से भी बचें, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। परिवार का प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले लेने बहुत सोच समझ करके उचित है। आज आपको उपाय ये करना है, पूरे महीने की बरगद के पेड़ को की जड़ में हर शनिवार को जल चढ़ाएं।
किसी मंदिर में श्रमदान करें और छोटे जरूरतमंद बच्चों को कपड़े और खिलौने बांटें। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को अप्रैल में किस समय पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस समय विवादों से बचना है, किस समय सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है और कब सावधान रहना है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि भाई 11 अप्रैल के बाद अनवांटेड, जिसे आप कल्पना नहीं किए होंगे, ऐसी रुकावटें आपके काम में आ सकती हैं और आपका माइंडसेट भी भ्रमित हो सकता है, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर हो रहा है। तो अगर कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना हो तो पहली बात तो सोच समझ कर लीजिए। दूसरी बात, परिवार में उसके लिए राय मशविरा करके लीजिए। और कारोबार में कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिए, कोई नया जोखिम मत लीजिए और काम में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल मत करिए। यद्यपि आमदनी अच्छी है लेकिन बचत सेविंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए खर्च संभालिए। जल्दबाजी में निवेश न करें। उधार लेते या देते समय बहुत सतर्क रहें। और खास करके मंगलवार के दिन आज तो आप चाहे जितना विपत्ति में फंस जाएं, लेकिन उधार आज आपको लेना ही नहीं चाहिए, बल्कि उधार चुकाना चाहिए। संतुलित आहार लीजिए। मामूली शारीरिक लक्षणों को भी नजरअंदाज मत करिए। संबंध ठीक रहेंगे, लेकिन अपनों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न रखें। घमंड न करें। रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। शक करने या गलतफहमी से बचें। घर में छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें। पुराने मुद्दे फिर से उभर सकते हैं। सतर्क रहें, सोच समझ कर बोलें। किसी की बातों को गलत ना समझें। आग और बिजली के सामान से सतर्क रहें। गाड़ी संभल कर चलाएं। मामूली दुर्घटनाएं हो सकती हैं। अपनी सोच सकारात्मक रखें। आज आपको उपाय ये करना है, पूरे महीने चिड़ियों के लिए पानी और दाना की व्यवस्था करिए। पुजारी या किसी योग्य ब्राह्मण को पीले रंग के वस्त्र दान कर सकते हैं। सूर्य देव को नित्य जल समर्पित करें और गायत्री मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, कुंभ राशि वालों का अप्रैल में कब हो सकता है नुकसान, कब रहना है इन्हें सावधान और कब नहीं करना है निवेश, आइए जानते हैं। आपके राशि में राहु बुध की स्थिति है और आपके धन भाव में मंगल शनि सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं और आपके पराक्रम स्थान में शुक्र है। तो थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए ज्यादा नुकसान का कारण बन सकती है। कार्य क्षेत्र में बोलते समय शब्दों का चयन ठीक करें। सोच समझकर फैसले लें और अनुभवी लोगों से सलाह लेकर के आगे बढ़ें। अपने बड़ों से विवाद बिल्कुल न करें। आप पर जिम्मेदारी बढ़ेगी। अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ काम करने पड़ेंगे। शब्दों और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें। उधार न लें। सलाह लेकर के ही निवेश करें। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन खान पान बिगड़ने से परेशानी बढ़ सकती है। प्यार के मामले में एक साथ दो नाव पर सवार ना हो। किसी भी तरह के दिखावे से बचें। बड़ों की सलाह मानें। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। जल्दबाजी और आवेग से बचें। उपाय आपके लिए यह है कि रविवार को किसी मंदिर में जटा वाला नारियल समर्पित करें। नियमित रूप से सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। किसी का दिल ना दुखाएं। शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। ज्यादा से ज्यादा धर्म कर्म करने का प्रयास करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले अथर्वानंद तुपे। इनकी माताजी मंजूषा तुपे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है पंडित जी, और जैसा कि आपको हमने डिटेल भी बता दिया है कि क्या कुछ उनका डिटेल है, तो आइए उनसे सवाल करते हैं। मंजूषा जी, सवाल करिए, क्या कुछ प्रश्न है आपके? नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा मेरा शुक्रिया। कोटि प्रणाम। कालचक्र की टीम को मेरा नमस्ते। मेरा प्रश्न है उसके नौकरी के बारे में। वो विदेश जाएगा क्या, उसकी शादी कैसे होगी और लड़की कैसे मिलेगी, उसका जीवन अच्छा होने का उपाय बताओ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जन्म 3 जनवरी 2001 को 3:53 पर पुणे महाराष्ट्र में हुआ। वृषभ लग्न है और मीन राशि की कुंडली है। शनि की 7.5 चल रही है।
नौकरी की जहाँ तक बात है तो अगर प्रयास करें तो नौकरी में सफलता जल्दी मिल सकती है। ये सफलता इनको ज़्यादा से ज़्यादा अभी से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक विदेश जाने की बात है, जितना मुझे ज्योतिष का ज्ञान है उसके आधार पर कह सकता हूँ, लग्नेश शुक्र स्थिर राशि कुंभ राशि में है, भाग्येश शनि स्थिर राशि वृषभ राशि में है। सर्वार्थ चिंतामणि कहता है कि स्थिरै स्वदेशै बहुभाग्ययुक्ता स्थिरै ग्रहै भूरि धनान्वित स्यात्। अगर स्थिर राशि में लग्नेश और भाग्येश हों तो ऐसे जातक का भाग्योदय अपने जन्म स्थान पर होता है, न कि विदेश में। विदेश में इनके भाग्योदय का या इनके सुखी रहने का कोई योग नहीं बनता है, इनके प्रवास का भी कोई योग नहीं बनता है। इसलिए विदेश की बात ही कट हो गई। प्रयास करेंगे तो दुख पाएंगे, प्रयास करेंगे तो निराश होंगे, प्रयास करेंगे तो मतलब समय बर्बाद करेंगे। इसलिए अपने देश में ही अच्छी संभावनाओं को तलाशना चाहिए। और हाँ, इस समय शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इनके छठे भाव का स्वामी होकर के और वो दशम भाव में बैठा हुआ है। अगर ये नित्य दुर्गा चालीसा का सुबह शाम पाठ करें तो निश्चित रूप से इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक और ऑडियो संदेश हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ऑडियो मैसेज के माध्यम से है, सुथर चंद्रिका। आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं, क्या कुछ ऑडियो के माध्यम से उन्होंने भेजा है। हेलो, नमस्ते पंडित जी। मैं गुजरात राज्य से गोधरा गांव से शहर से बोल रही हूँ। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपका प्रोग्राम जो कालचक्र में 14 साल से देख रही हूँ, जो आप उपाय बताते हुए मैं करती हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आप यही प्रोग्राम आपका चालू रखिए, जिससे हमें कुछ न कुछ नया मिल सके। नमस्ते पंडित जी। एक और ऑडियो कॉल है, संगीता बिहार से हैं, वैशाली जिले से। आइए उनका भी ऑडियो सुन लेते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं 2012 से काल चक्र देख रही हूँ। मेरी बात एक बार भी आपसे नहीं हुई है, पर फिर भी आप जो उपाय बताते हैं मैं वो सब करती हूँ और आज मैं बहुत सुखी हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में और आप मेरे प्यारे गुरुदेव हैं। मैं आपकी हर बात मानती हूँ और माता विंध्यवासिनी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम रहता है। हर क्षण मैं माँ को याद करती हूँ। उनकी कृपा से आज मैं बहुत अच्छी हूँ और सुखी जीवन बिता रही हूँ। कृपया आप एक बार मेरे से बात कर सकते हैं पंडित जी, तो बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी और माँ विंध्यवासिनी की हम पर। सुखी रहो, सदा सुखी रहो। माँ जगदम्बा विंध्यवासिनी आपकी मनोकामना पूरी करें। जी, चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को अप्रैल में किन बातों का रखना है खास ख्याल और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी हैं, आइए जानते हैं। देखिए भाई, अगर आपकी मीन राशि है तो मैं बताऊं कि सूर्य, मंगल और शनि इस समय 3 ग्रह आपके राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव संक्रमण कर जाएंगे 15 अप्रैल को मेष राशि में। तब तक ऑफिस में संयमित व्यवहार रखें। पैसा फंसने या देर से मिलने की संभावना है। बचत करने में सावधानी बरतें, चोट लग सकती है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। सेहत को लेकर किसी भी तरह से लापरवाही से बचें। अपने जीवन साथी को धोखा न दें। घर में क्रोध और विवाद टालें। धैर्य रखें। किसी भी तरह की हड़बड़ी से बचें। उपाय आपके लिए ये है कि किसी धर्म स्थान में गुड़ का दान करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का या गाय के घी का चोला चढ़ाएं। अपने माथे पर नियमित रूप से केसर और मलयागिर चंदन का तिलक करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।